नमस्कार। प्रोफेसर केबीएसपी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और आधुनिक भारत का इतिहास का ये पहला टॉपिक है, भारत में यूरोपियन का आगमन। दरअसल देखा जाए तो भारत और यूरोप के मध्यकाल से ही काफी अच्छे व्यापारिक संबंध रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन लोग भारत से मसाले और जो यहाँ की विलासी वस्तुएं थी उनको वो आयातित करते थे। और इस काल में या इस दौरान जो मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे वो अरब लोग निभाते थे। यानी अरब लोग भारत से मसाले और ये जितने भी विलासी वस्तुएं हैं ये लेकर यूरोप तक पहुंचाते थे। परंतु दरअसल 1453 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य की कैपिटल कुस्तुनतुनिया पर सेल्जुक तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया था। इस अधिकार के पश्चात एक तरह से पश्चिमी एशिया का जो इलाका था वो व्यापारिक गतिविधियों की दृष्टि से सुरक्षित नहीं रहा था, क्योंकि सेल्जुक तुर्क काफी बर्बर लोग थे और इनका मुख्य उद्देश्य मारकाट करना था। व्यापारिक दृष्टि से उनका ध्येय नहीं था। इस कारण यूरोपीय लोगों को भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ जो उनका व्यापार होता था या यहाँ से जो मसाले मंगाते थे उन मसालों को प्राप्त करने के लिए स्थल मार्ग की बजाय समुद्री मार्ग का सहारा लेने का उन्होंने निश्चय किया। और इसी उद्देश्य से सबसे पहले स्पेन के एक नाविक कोलंबस ने 1482 ईस्वी में स्पेन से वो अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और वो पश्चिम की तरफ बढ़ता है, क्योंकि ऐसा मानना है कि और ऐसा उस समय तक ये ज्ञात हो चुका था कि यदि हम पश्चिम से यात्रा करेंगे तो पूर्व तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी गोल है। वो अपनी यात्रा के द्वारा अटलांटिक महासागर पार करते हुए जब आगे बढ़ा तो जब जमीन उसको दिखाई दी तो वहां पहुंचा तो उसको पता चला कि वो हिंदुस्तान नहीं पहुंचा है, इंडिया नहीं पहुंचा है, एक नई जमीन पर पहुंचा है जिसको उसने नई दुनिया नाम दिया, जिसको आजकल हम अमेरिका वगैरह कहते हैं। इसके पश्चात पुर्तगाली नाविकों ने भारत की खोज करने का निश्चय किया था और इसमें पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने काफी सहयोग किया था, क्योंकि उसने नाविकों को काफी कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी। और उसी के फलस्वरूप 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यूस डियाज नामक व्यक्ति पुर्तगाल से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और अफ्रीका के तट के सारे वो अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंचता है। उत्तम आसा अंतरीप, जिसको कि उत्तमासा अंतरीप भी कहते हैं, यानी अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक वो पहुंचने में सफल हुआ था। उसके पश्चात पुर्तगाल का ही एक नाविक वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में अपनी जहाजी बेड़े के द्वारा भारत पहुंचने का निश्चय करता है और वो भी उत्तमासा अंतरीप तक पहुंच जाता है। यहाँ पर उसे एक गुजराती व्यापारी मिलता है, अब्दुल मलिक। उस अब्दुल मलिक के सहयोग से ये आगे की यात्रा करते हुए भारत के पश्चिमी तट तक पहुंचता है और उसके पहुंचने का समय 17 मई है। आप देखेंगे कि ये जो समय है इस समय भारत में मानसून का आगमन होता है, जिसको हम दक्षिणी पश्चिमी हवाएं कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, जिसकी खोज यानी जो मानसूनी हवाएं, इनकी खोज हिप्पालस नामक व्यक्ति ने की थी, तो उसको यहाँ से भारत पहुंचने में सुविधा हुई थी। और चूंकि अब्दुल मलिक उसका सहयोग कर रहा था, मार्गदर्शक बना हुआ था, जिसके फलस्वरूप वो आसानी से आसा अंतरिक्ष से भारत के पश्चिमी छोर तक पहुंच जाता है और पश्चिमी छोर पर ये भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। कालीकट बंदरगाह का उस समय राजा
जेमोरिन था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। क्योंकि अभी तक व्यापारिक एकाधिकार अरबों का था, तो अरब लोग वास्को डी गामा के भारत पहुंचने पर खुश नहीं हुए थे, क्योंकि उनका जो व्यापारिक एकाधिकार था वो छीनने का उनको डर था, जिसके कारण उन्होंने उसका विरोध किया था। परंतु कालीकट के राजा जेमोरिन ने इस व्यापारी का स्वागत किया और उसे यहां से जो मसाले थे उन मसालों को ले जाने की अनुमति भी दी थी। वास्को डी गामा ने यहां से जो मसाले लेकर गया था, जिसमें मुख्य रूप से काली मिर्च थी, जब वो लेकर वापस यूरोप पहुंचता है तो इनको वो बेचता है, तो उस बेचने के फलस्वरूप उसको जो मुनाफा होता है वो उसके सारी यात्रा का जो खर्चा होता है उसका 60 गुना होता है। उसको 60 गुना ज्यादा मुनाफा उसको होता है। इसके पश्चात पुर्तगालियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक 1498 ईस्वी में एक कंपनी बनाई थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम एस्तादो दा इंडिया, इस कंपनी की उन्होंने स्थापना की थी। 1500 ईस्वी में पुर्तगाली एक नाविक पेट्रो अल्ब्रेज केब्राल भारत पहुंचा था और भारत से भी वो भी मसाले लेकर वापस यूरोप पहुंचा था। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत पहुंचता है और यहां से मसाले लेकर वो वापस अपने देश पुर्तगाल को जाता है। पुर्तगालियों ने भारत में अपने आर्थिक साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए 1503 ईस्वी में कोचीन नामक स्थान पर एक दुर्ग बनाया था और इस कोचीन को अपनी कैपिटल भी बनाया था, ताकि वो अपने आर्थिक साम्राज्य को, अपने व्यापार को, अपने सैनिकों को, नाविकों को वो सुरक्षा प्रदान कर सके। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का पहला वायसराय फ्रांसिसो डी अल्मेडा था। उसने 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक यहाँ रहा था। उसके समय में टर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना का आक्रमण पुर्तगाली नाविक बेड़े पर हुआ था। फ्रांसिसो डी अल्मेडा ने इन तीनों की संयुक्त सेना को अरब सागर में परास्त करके अरब सागर में एक महत्वपूर्ण द्वीप पर अपना अधिकार करने में वो सफल हुआ। पुर्तगाली साम्राज्य का दूसरा वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, जिसका शासन पीरियड 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक रहा था। इसे पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहा जाता है। 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह यूसुफ को परास्त करके उससे गोवा छीन लिया था। यानी 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया था। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली साम्राज्य को स्थायी करने के उद्देश्य से, क्योंकि उसका मानना था कि जब तक पुर्तगाली लोग यहाँ स्थायी रूप से नहीं रहेंगे, उनका आर्थिक साम्राज्य लंबे समय तक नहीं रह सकता है। इस उद्देश्य से उसने यहाँ के सैनिकों को, यानी पुर्तगाली सैनिकों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने की उसने छूट दी। साथ ही भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती करने का भी उसने प्रारंभ कर दिया था, ताकि पुर्तगालियों का साम्राज्य स्थायी रूप से भारत में रह सके। नीरू डी कुना के समय में पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी कोचीन से 1530 ईस्वी में कोचीन से अपनी राजधानी को गोवा स्थानांतरित कर दिया था और उसके समय ही मद्रास के पास सैंथम, बंगाल के हुगली और अरब सागर के द्वीप में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करने का जो उसने प्रयास किया था, जिसमें वो सफल भी हुआ था। साथ में ही 1534 ईस्वी में
बंगाल के दो महत्वपूर्ण जगहों पर व्यापारिक कोठियां भी उसके समय स्थापित हुई है। ये दो आपके स्थान है चटगांव और सतगांव। इन दोनों जगहों पर पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की थी। उसके पश्चात जोआ डी कैस्ट्रो पुर्तगाल का वायसराय बना था और इसके समय में पश्चिमी तट के 3 महत्वपूर्ण स्थानों पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया था। साल्सेट, बैसिन और बॉम्बे, ये 3 महत्वपूर्ण स्थान जो कि पश्चिमी तट के थे, उन पर पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया था। पुर्तगाली भारत से जो वस्तुएं अपने देश को निर्यात करते थे, उनमें मुख्य रूप से मसाला हुआ करते थे और मसालों का निर्यात वो भारत के पश्चिमी तट से करते थे, कोंकण और मालाबार के तट से। ये आपका कोंकण तट कहलाता है और नीचे वाला मालाबार तट कहलाता है। और पूर्वी तट में कोरोमंडल तट और ये आपका उत्तरी सरकार तट कहलाता है। तो कोंकण और मालाबार तट से मसालों का निर्यात पुर्तगाली लोग किया करते थे, यानी यहाँ से खरीद कर वो अपने देश को इन मसालों का निर्यात करते थे। उनमें मुख्य रूप से काली मिर्च, दालचीनी, हल्दी, अदरक ये मसाले हुआ करते थे और कुछ सुगंधित पदार्थों में चंदन वगैरह का भी ये निर्यात यहाँ से करते थे, जिनमें मुख्य रूप से काली मिर्च हुआ करती थी और उनका प्रतिवर्ष जो काली मिर्च पर जो खर्चा आता था वो 1,70,000 क्रूजेडो, जो कि पुर्तगालियों की मुद्रा हुआ करती थी, इतना दाम की वो काली मिर्च यहाँ से भारत से खरीदते थे। साथ में वो पूर्वी तट से यानी कोरोमंडल तट से वो वस्त्रों का निर्यात किया करते थे और मुख्य रूप से उनका जो केंद्र था नागपट्टम से ये मुख्य रूप से वस्त्रों का निर्यात किया करते थे। पुर्तगालियों का अरब सागर पर वर्चस्व था और उनका इतना ज्यादा वर्चस्व था कि उन्होंने अरब सागर में जो व्यापारिक जहाजी बेड़े आते थे वो उनकी अनुमति के बिना इस इलाके में नहीं आ सकते थे और उन्होंने इसके लिए कार्टेज यानी आर्मेडा काफिला पद्धति, जिसको शॉर्ट में कार्टेज पद्धति कहते हैं, वो उन्होंने लागू कर दी थी। यानी एक तरह से कोई भी व्यापारिक बेड़ा इस इलाके में इनकी अनुमति से ही आ सकता था और उनकी अनुमति के लिए उनको पुर्तगालियों को चुंगी देनी पड़ती थी। यानी व्यापार करने के लिए इस इलाके में पुर्तगालियों की अनुमति के बाद ही वो व्यापारिक जहाजी बेड़े यहाँ आ सकते थे, जिसको कार्टेज पद्धति कहा जाता था, जिसके बदले में पुर्तगाली उनसे टैक्स लेते थे। और इसमें भी काली मिर्च और बारूद का व्यापार वो नहीं कर सकते थे। यानी जो जहाजी बेड़े जिनको अनुमति दी जाती थी उनको ये कहा जाता था कि काली मिर्च और बारूद का वो व्यापार नहीं करेंगे। और इस कार्टेज पद्धति की अनुमति अकबर, मुगल शासक सुल्तान बादशाह जो था अकबर, उसको भी अपने व्यापारिक गतिविधियों को जो अरब सागर में होती थी उसको भी पुर्तगालियों से कार्टेज लेना पड़ा था। यानी आप पुर्तगालियों की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय अरब सागर में उनकी कितनी ताकत बढ़ी हुई थी। बाद में धीरे धीरे पुर्तगालियों के व्यवहार के कारण उनसे उनके इलाके छिनते गए। 1632 ईस्वी में सांझा के समय में बंगाल का एक महत्वपूर्ण स्थान हुगली उनके हाथ से निकल गया। बाद में औरंगजेब के समय चटगांव, बंगाल का एक महत्वपूर्ण और व्यापारिक केंद्र चटगांव उनके हाथ से निकल गया था। 1739 ईस्वी में पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण 2 स्थान सालसेट और बैसेन उनके हाथ से निकल चुके थे। और 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों की राजकुमारी के कैथरीन की विवाह जब इंग्लैंड के साथ हुआ तो दहेज में बॉम्बे भी उनके हाथ से निकल गया। बॉम्बे भी अंग्रेजों को दे दिया गया था। यानी पश्चिमी तट के जो महत्वपूर्ण स्थान थे वो भी उनके हाथ से निकल चुके थे। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि सारे के सारे जो पुर्तगाली इलाके थे वो उनके हाथ से निकलते गए। 1961 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भी, यानी 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया,
से लेकर 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में गोवा, दमन और द्वीप उनके अधिकार क्षेत्र में रहा था। 1961 में भारत सरकार ने गोवा, दमन और द्वीप इन पुर्तगालियों से छीन लिए थे। यानी एक तरह से देखा जाए तो पुर्तगालियों का भारत पर आगमन सबसे पहले हुआ था और भारत में सबसे बाद में जाने वाली यूरोपियन शक्ति पुर्तगीज ही थे। यानी 1961 में सबसे अंत में पुर्तगीज भारत से गए थे। भारत में उनके साम्राज्य का पतन के जो कारण थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण था उनकी धार्मिक असहिष्णुता की नीति, क्योंकि वो अपनी व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी कार्य कर रहे थे, परंतु उस कार्य में वो बहुत ज्यादा उग्र उन्होंने स्वभाव अपना रखा था। धार्मिक रूप से वो काफी असहिष्णुता की व्यवहार करते थे, जिसके कारण भारतीय उनसे काफी खफा हो गए थे और उनके खिलाफ भी हो गए थे। इसके अलावा उन्होंने लूटपाट की नीति भी अपना रखी थी। यानी अरब सागर में कार्टेज पद्धति के बावजूद भी वो कई जहाजी बेड़ों को लूट लेते थे, जिसके कारण भी भारतीय और अन्य व्यापारी कंपनियां उनके खिलाफ हो गई थी। इसके अलावा 1580 ईस्वी में स्पेन ने पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया था, जिसके कारण भी भारत में पुर्तगीज कंपनी का जो एकाधिकार था, जो एक तरह से साम्राज्य था, वो धीरे धीरे कम होते गया। और सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि वो भारत में अन्य जो व्यापारिक कंपनियां थी, फ्रांसीस और ब्रिटिश कंपनियों के सामने वो अपने आप को नहीं टिका पाई थी, जिसके कारण उनको अपना साम्राज्य यहाँ से समेटना पड़ा और उनका साम्राज्य सिर्फ इन 3 स्थानों तक ही सीमित रहा था, गोवा, दमन और द्वीप तक। पुर्तगालियों का भारत में, विशेषकर पुर्तगालियों के भारत में आने का फलस्वरूप भारत में जो नई चीजें हुई उनमें सबसे महत्वपूर्ण है तंबाकू की खेती। यानी पुर्तगीज ही सबसे पहले तंबाकू भारत लेके आए थे और भारतीयों को तंबाकू की खेती करना उन्होंने ही सिखाया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का भी प्रारंभ पुर्तगालियों ने किया था और उन्होंने 1556 ईस्वी में सबसे पहले गोवा में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी और गोवा में ही 1563 ईस्वी में सबसे पहले किताब छपी थी, जो कि आयुर्वेद से संबंधित थी और जिसका लेखक एक यूरोपियन था। यानी 1563 में पहली आयुर्वेदिक से संबंधित एक ग्रंथ का प्रकाशन गोवा से हुआ था। इसके अलावा गौतिक स्थापत्य कला की जो शैली है, उस शैली को भी भारत में लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है और गोवा और उसके आसपास के इलाकों में जो गिरजाघर और चर्च बने हुए हैं, वो सारे के सारे इस गौतिक स्थापत्य की शैली के ही बने हुए हैं। भारत में आप देखेंगे कि इनका पुर्तगालियों का जो उद्देश्य था, व्यापार के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करना था। अकबर के दरबार में 2 महत्वपूर्ण ईसाई धर्म प्रचारक जो पुर्तगीज थे वो पहुंचे थे। उनमें एक था एका बीवा और दूसरा था मानेरस। इसके अलावा पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के समय में जेसुएट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था। यानी आप देखेंगे कि पुर्तगालियों ने भारत में व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था।